तो पता नहीं कैसे मेरा या तो मैं एब्सेंट माइंडेड हो गया हूँ या मैं ठीक से चेक नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। रिलायंस के रिजल्ट पब्लिश हो गए हैं, तो उसके ऊपर मेरी वीडियो जस्ट अभी इसी वीडियो में मैं एनालिसिस कर देता हूँ उसका। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि मैं जो बोलूँगा उसका उल्टा कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए वो आपको परसेप्शन आपका वैसा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं रिजल्ट की एनालिसिस करता हूँ। स्टॉक प्राइस का रिजल्ट से अगर कोई कनेक्शन होता तो एनफी और एचडीएफसी में क्लियर दिख गया था। कल इंडसइंड के भी रिजल्ट्स आए थे, क्या खराब आए थे उस रिजल्ट में चेक करके बता। और आज देख लीजिए स्टॉक परफॉर्मेंस, रिजल्ट किसी से रीड करा लीजिए आप एचडीएफसी बैंक का, वो भी आपको सेम ही चीज़ कहेगा कि नहीं भाई रिजल्ट में तो कोई खराबी नहीं है। और आईटी के रिजल्ट किसी से भी चेक करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, सब लोग ये कहेंगे रिजल्ट तो खराब ही है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस अलग कह रहा है। तो अब रिजल्ट पब्लिश हुआ है रिलायंस का, चलिए देख लेते हैं कैसा है रिजल्ट। और रिलायंस में दो चीज़ ध्यान रखिए। इनका मेन बिजनेस जो है, कैश काउ जो इनका है वो ऑयल वगैरह है, लेकिन इनका जो नेक्स्ट ग्रोथ सेगमेंट है वो है आपका टेलीकॉम और इनका रिटेल। मेन फोकस उस पे रहता है सबका, उसमें ग्रोथ अगर है, क्योंकि ऑयल का डिपेंडेंसी आज नहीं तो कल खत्म होना है। 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हो सकता है रिलायंस ऑयल की कंपनी ही ना रहे। वो जो शिफ्टिंग है वो कैसा ये कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स का मेन फोकस उस पर रहता है। आते हैं क्या डिस्कशन है, देख लेते हैं पहले क्या इसका रिजल्ट है कैसा है। ठीक है। हम्म। पब्लिश हुआ। ओके। डेलोइट हास्किन। सब्सिडरी का लिस्ट तो खत्म नहीं होता है। तो लिस्ट छूट भी गई होगी तो किसी को ध्यान नहीं होगा कि कोई छूट। सिंपल ये यही पेज रखते हैं, इसी पेज में सारा सार है। उसके बाद हम आएंगे सेगमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और टोटल अगर इनकम की बात करेंगे तो वो भी लास्ट क्वार्टर से कम हो गया है। लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8,000 करोड़ ज़्यादा आया है, लास्ट क्वार्टर से कम हो गया है 7,000 करोड़ के आसपास। तो अगर हम सीजनैलिटी का इम्पैक्ट अगर मान भी लें तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर से आप ग्रो ही कर रहे हैं अगर आप सीजनल इम्पैक्ट पकड़े तो। बट एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो 9 मंथ्स में, 9 मंथ तो बीत चुके हैं दिसंबर तक, राइट। उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 6,83,900 करोड़ से 6,85,000, मतलब 1400-1500 करोड़ रुपया पूरे 9 मंथ में अगर सेल्स ग्रोथ है तो उतना ही टोटल माने। बाकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट में देखेंगे तो इस क्वार्टर रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर से कम आया है, बाकी प्रीवियस क्वार्टर सेम पीरियड लास्ट ईयर से बढ़ के आया है। नाउ चेंजेस इन इन्वेंट्री के कारण इनका प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए पहले ये ना नेगेटिव स्टॉक का जो वैल्यू होता है ना उसका मैं बताया था, इसका मतलब क्या होता है। देखिए रिलायंस एक कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ बेचती है, राइट। तो यहाँ जो सेल्स है उसके लिए सामान खरीदते हैं, नेचुरली नॉर्मल से ज़्यादा खरीदते होंगे। नेगेटिव इन्वेंट्री का मतलब ये है कि इन्होंने ज़्यादा खरीद के मतलब सॉरी, स्टॉक में जो इन्वेंट्री थी उससे इन्होंने खरीदा है, ठीक है। एंड वो स्टॉक की इन्वेंट्री अभी जो जिन लेवल्स पे मेंटेन करते हैं उस स्टॉक में से स्टॉक आउट हुआ है। तो इसीलिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल जो रहेगा ओवरऑल उसका वैल्यू कम दिखेगा। तो एक्सपेंसेस इनके कम होके आए हैं उस कारण से। लास्ट क्वार्टर 6,000 करोड़ कम है, एंड ये मार्केट इसको ना नोटिस करेगा पता नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन है, पता चल जाएगा। ये अच्छा है कि कल कैश सेगमेंट खुल जाएगा आपका फर्स्ट 1 आवर पे, तो कैश सेगमेंट का इम्पैक्ट हो चुका होगा, डेरिवेटिव उसके बाद खुलेगा।
तो डेरिवेटिव उसके हिसाब से फैक्टर होके खुलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका मंडे जब ओपन होगा तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी है, सारा एनालिसिस वगैरह हो चुका। तो प्रॉफिट सिंपल अगर रखें तो लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिट कम आया है, अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होके आया है। तो ये इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट है बड़ा। रिजल्ट अच्छे तो नहीं कहेंगे, सिंपल रीडिंग में अगर जाएँ तो अगर एडजस्टमेंट फैक्टर्स हटा दें तो इनका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेम प्रोडक्ट आप जो बेचते थे, मतलब बेसिकली मार्जिन श्रिंक किया है। ये नेगेटिव एडजस्टमेंट से कुछ बैलेंस आउट हो रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स में दिक्कत तो दिख रही है कि भाई एक्सपेंस, मतलब एक्चुअल जो आपको परफॉर्मेंस रखना चाहिए था, जितना आप वो रख सकते थे मार्जिन, उतना आप मार्जिन नहीं रख पा रहे हैं, मतलब आपको डिस्काउंटिंग करके बेचना पड़ रहा है सामान। वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्टर है। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू में आते हैं। ठीक है, कोई मतलब सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ख़राब कुछ है नहीं, एंड रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट से मैं जो देख रहा हूँ वो, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होना भी नहीं चाहिए, उसका इम्पैक्ट थोड़ा दिन के बाद ही आएगा। बट एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने का उम्मीद तो नहीं दिख रहा। अब ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस में देखिए, इनका रेवेन्यू डिप किया है, ऑयल एंड गैस भी फ्लैट है, रिटेल का ग्रोथ होके आया है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। और रिटेल लास्ट क्वार्टर से तो ग्रो किया है, लास्ट ईयर से भी सॉलिड ग्रो किया। डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो आता है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों ही में ग्रोथ है, तो वो अच्छा है। अदर्स में कुछ डिक्लाइन है, बट अदर्स हो सकता है इधर से उधर एलोकेट हुआ हो। ठीक है, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर हो गया, नहीं देखना है। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम आए तो ओके, ऑयल टू केमिकल में ही मेन प्रॉफिट का डिप आया है, मार्जिन मतलब इसी में ज़्यादा श्रिंक किया है। और गैस ठीक है, उसमें बढ़ के आया है। रिटेल आपके प्रॉफिटेबिलिटी इसमें थोड़ी सी बढ़ी है, डिजिटल सर्विसेज में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। बट देखिए डिजिटल सर्विसेज में मार्जिन कितना है, मतलब जियो कितना कमा रहा है, 33,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 14,000 करोड़ का प्रॉफिट एबिटा, मतलब ऑलमोस्ट 40% मार्जिन पे काम कर रहा है। के बाद अदर्स वगैरह ठीक है, मतलब ओके, नॉट एन इशू, रिजल्ट ठीक ठाक है। हाँ बस ये है कि जैसे एबिटा के बाद डेप्रिसिएशन जैसे ही आता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो डेप्रिसिएशन के बाद वो देखिए उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू स्टेबल है रेवेन्यू, और आप इतना बड़ा बुक साइज पे स्टेबल रखना भी कम नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज दिख रहे हैं। तो वो बेसिकली हो सकता है डीप डिस्काउंटिंग वगैरह करनी पड़ी हो, ऑयल वगैरह में कुछ रहा हो फैक्टर, तो वो सब एक प्ले है। और इस क्वार्टर ऑयल का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग भी नहीं था, तो आई डोंट नो कि ये कहाँ से डिप हो रहा है। रिटेल में इनका ग्रोथ हुआ है, रिटेल सेगमेंट में इनका ग्रोथ हुआ है एक्चुअली, एंड जियो में भी नॉर्मल स्टैग्नेट ग्रोथ जो है, क्योंकि अब डेली तो नए नए यूजर्स नहीं आएंगे ना मोबाइल वाले, तो उस हिसाब से नॉर्मल ग्रोथ हुआ है। अब अगर ये जियो के प्राइसिंग वगैरह बढ़ाते हैं तो इसमें एक इम्पैक्ट दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर में क्या इंपैक्ट हो सकता है, 2730 नीचे का लेवल मार्क करके रखिएगा, 2730 के नीचे है या ऊपर है उस बेसिस पर जज करिएगा इसमें क्या डिसीजन आपको लेना है, तो वो ध्यान रखिएगा।